नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के दूसरे प्रश्न पत्र समाज शिक्षा पाठ्यचर्या एवं बोध के अंतर्गत एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें 4 इकाइयाँ हैं। चारों इकाइयों में जितने भी प्रश्न बनते हैं एक वाक्य के, वो सारे आपके लिए लेके आई हूँ। पिछले कई वीडियोज़ मैंने करवा दिए हैं, जिसमें पहले पेपर के एक वाक्य में उत्तर दीजिए, रिक्त स्थान और बहुविकल्पीय प्रश्न, और दूसरे पेपर के बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छे से सारा मटेरियल देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यदि चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। पेपर आपके नज़दीक हैं। यहाँ पर वही सारे प्रश्न आपको बताए जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। आइए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताए जाते हैं जो आपकी परीक्षा में 100% फंसने की संभावना रहती है। पहला प्रश्न है इसमें कि समाज में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है। दूसरा प्रश्न है, समाज में शिक्षा की आवश्यकता व महत्व को समझाइए। शिक्षा मनुष्य के अंदर अच्छे विचारों को भरती है तथा अंदर में प्रविष्ट बुरे विचारों को निकाल बाहर करती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिक्षा और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा के बिना समाज अधूरा है और समाज के बिना शिक्षा। अगला प्रश्न है, भारतीय विचारक महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा को समझाइए। ये प्रश्न आपका 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण तथा सर्वोत्कृष्ट विकास से है। भारतीय दार्शनिक तथा विचारक स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को कैसे अभिव्यक्त किया है। स्वामी जी के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अगर शिक्षा की परिभाषाएं पूछे तो आप ये दोनों में से कोई भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, समाज को परिभाषित कीजिए। समाज को उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन तथा साहस संबंध द्वारा क्रिया करने से उत्पन्न होते हैं, वे चाहे वास्तविक हों या प्रतीकात्मक। अगला प्रश्न है, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, समझाइए। दर्शन और शिक्षा में घनिष्ठता के कारण ही पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। शिक्षा के उद्देश्य तय करने का क्या आधार है। शिक्षा के उद्देश्य तय करने का मुख्य आधार समाज की ज़रूरतें हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग शिक्षार्थी, शिक्षक तथा पाठ्यक्रम है, जो समाज का ही अंग है। मानव समाज में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए। शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है और समाज के लोगों के बीच भेदभाव हटाने में मदद करती है। इसके साथ ही इकाई नंबर 1 के प्रश्न पूरे हो गए हैं। अगली इकाई है आपकी शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। शिक्षा के उद्देश्यों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य, दूसरा है शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। अगला प्रश्न है, शिक्षा के व्यक्तिक या व्यक्तिगत उद्देश्य के कितने रूप पाए जाते हैं। आत्माभिव्यक्ति का रूप तथा आत्मानुभूति का रूप, ये 2 रूप व्यक्तिगत उद्देश्य में पाए जाते हैं। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के रूप लिखिए। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के रूप में राष्ट्रवाद, समाजवाद तथा प्रजातांत्रिक समाजवाद हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के आधारभूत स्तंभ कौन कौन से हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के अध्यापक, छात्र तथा सामाजिक वातावरण 3 आधारभूत स्तंभ बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया है, समझाइए। शिक्षा मानव के एक पहलू का विकास न करके अनेक आयामों का, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, वैज्ञानिक व प्राकृतिक आयामों का विकास करते हैं।
समान अवसरों से क्या अभिप्राय है? समान अवसरों से अभिप्राय ऐसे वातावरण से है जिसमें व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा आदि की प्राप्ति में ऐसे चीज़ों के आधार पर भेदभाव न किया जाता हो जिन्हें व्यक्ति कोशिश करके भी नहीं बदल सकता। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2000 को कब संशोधित किया गया? किशोर न्याय अधिनियम 2000 को वर्ष 2006 तथा 2010 में संशोधित किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या कार्य करती है? प्रस्तावना एक संविधान के लिए एक परिचय के रूप में कार्य करती है। मूल्यों के विकास में कौन कौन अहम भूमिका निभाता है? बच्चों में मूल्य के विकास में परिवार, समाज तथा विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समानता का अर्थ क्या है? समानता का अर्थ यह है कि समाज में किसी व्यक्ति या वर्ग से जाति, रंग, क्षेत्र, धर्म और आर्थिक स्तर पर भेदभाव की मनाही तथा सबको समान अवसर प्राप्त हों। अगली इकाई है इकाई 3, शिक्षा, राजनीति और समाज। शिक्षा क्या है? शिक्षा समाज के एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। शिक्षा में किन तत्वों का समावेश किया जाता है? शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि का समावेश किया जाता है। शिक्षा का सामाजिक स्वरूप समझाइए। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपने समाज के, संसार के और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की राजनीतिक प्रकृति को समझाइए। शिक्षा के द्वारा ही समाज में राजनीतिक जागरूकता आती है और व्यक्ति अपने अधिकार एवं कर्तव्य से परिचित होते हैं। इसी के द्वारा उनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक की समाज में क्या भूमिका है? शिक्षक ही समाज की आधारशिला है। शिक्षक जीवन पर्यंत मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है और समाज को राह दिखाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा समाज हेतु महत्वपूर्ण उपागम कैसे है? शिक्षा किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपागम होती है। अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली को किस नाम से पुकारा जाता है? अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली को मैकाले की शिक्षा प्रणाली के नाम से पुकारा जाता है। 8वां प्रश्न है, शिक्षा प्रक्रिया के अंगों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा प्रक्रिया के 3 अंग क्रमशः शिक्षार्थी, शिक्षक तथा पाठ्यक्रम समाज के ही अंग हैं। शिक्षा और समाज का क्या संबंध है? शिक्षा की प्रक्रिया जहाँ एक ओर वर्तमान की स्थितियों से भावी स्वरूप से प्रभावित होती है, वहीं उस समाज की संस्कृति से नियंत्रित भी होती है। शिक्षण सामग्री निर्माण का आधार क्या है? शिक्षण सामग्री का निर्माण तथा शिक्षण पद्धतियाँ समाज के स्वरूप पर ही निर्भर होती हैं। अंतिम इकाई है इकाई 4, ज्ञान। इसमें पहला प्रश्न है, ज्ञान क्या है? ज्ञान मनुष्य को अपने विचारों और भावनाओं को अनुशासन में रखने और संगठित करने में सहायता देता है। ज्ञान के मुख्य रूप कौन कौन से हैं? ज्ञान के मुख्य 3 रूप हैं, सूचना, जानना और बुद्धिमत्ता। ज्ञान कितने प्रकार का होता है? ज्ञान विस्तृत रूप से 2 प्रकार का होता है, प्राग अनुभविक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान। NEP का अर्थ बताइए। NEP अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। NCET का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। NCTE का पूर्ण रूप है। यह प्रश्न भी आपका आ सकता है। बच्चों के आकलन में कौन कौन भाग लेता है? परीक्षक और परीक्षार्थी बच्चों के आकलन हेतु महत्वपूर्ण प्रतिभागी होते हैं। आकलन हेतु प्रगति से संबंधित किन किन बातों को जानना अनिवार्य है? साक्ष्यों, शक्तियों तथा कमजोरियों को उचित आकलन हेतु जानना अनिवार्य है। पाठ्यक्रम निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। नियोजन, प्रयास, लागूकरण, मूल्यांकन तथा पुनर्निर्माण, ये 5 अवस्थाएं पाठ्यक्रम निर्माण के लिए आवश्यक हैं। NCF 2005 का पूर्ण रूप लिखिए। NCF 2005 का पूर्ण रूप नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है। ये प्रश्न भी आपका आ सकता है। अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या क्या है? औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम विद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रदान किए जाने वाले
पाठ्यक्रमों और उसकी सामग्री को कहते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, शिक्षण विधि किसे कहते हैं? जिस विधि से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। इसी के साथ ही एक वाक्य में उत्तर दीजिए कि सारे प्रश्न आपके पूरे होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।